बेटा, अभी पिछले लेक्चर हमने आपको अलंकार अर्था अलंकार का भेजा था, पार्ट 2 का अलंकार। पहला हमने भेजा था शब्द अलंकार पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने अर्था अलंकार में 7 भेजे थे। अर्था अलंकार का जो बचा हुआ पार्ट है वो तीसरे लेक्चर में अब आपके पास जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट्स के द्वारा बताने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, आज ये आखिरी लेक्चर है अर्थालंकार का। इसके बाद आपका जो अलंकार है वो खत्म हो जाएगा, यानी काव्य सौंदर्य के जो 3 तत्व होते हैं, रस छंद अलंकार, वो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो थोड़ा सा बहुत और बचा है वो भी हम आपका धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो चलिए, उस दिन हमने आपको परीक्षा अलंकार बताया था, प्रतीप अलंकार तक बताया था। आज है आपका भ्रांतिमान अलंकार, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां समानता के कारण मतलब कोई ऐसी दो चीज जो है तो अलग अलग, लेकिन कुछ ऐसी समानता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान, भ्रम स्पष्ट है, भ्रम हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब यहाँ पर हमने 3 उदाहरण आपको लिखे हुए हैं, तीनों का स्पष्टीकरण एक साथ हम दे देंगे। पहला है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आय, फिर जानी महावरी एड़ी मिगड़त जाय। यहाँ पर महावर माने जो पैरों में रंग लगता है और औरतें लगाती हैं। तो यहाँ पर इस द्वय का अर्थ ये हुआ कि नाइन जो आप लोग जानते हैं ना, नाउ और नाउन, तो वो रंग लगाने के लिए आई हुई है, लेकिन उसे इस बात का भ्रम है कि जो एड़ी में ही लगता है, तो एड़ी इतनी लाल है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में एड़ी लाल है या उसमें रंग लगा हुआ है, इस बात का भ्रम है। दूसरा है, नाक का मोती अधर की कांति सी, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। नाक की मोती अधर की कांति सी, नाक में का जो आभूषण उसमें लाल रंग की मोती हुई है और उसकी अनार का दाना समझ रहा है। नाक के आभूषण में जो मोती लगी हुई है, लाल मोती, उसे जो है वो अनार का दाना समझ रहा है, भ्रम से, समझ कर भ्रांति से, भ्रम से उसे दाना समझ रहा है। और देख उसको ही हुआ शुक मौन, से देख करके तोता ये सोचकर मौन हो गया कि अन्य शुक यह कौन है, कि ये दूसरा तोता कौन है। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में व्याल, ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में व्याल, व्याल माने सर। यहाँ पर नाग जो है वो हाथी के सूंड को, नाग शुंड, हाथी के सूंड को बिल समझ करके सर्प उसमें घुसने लगा। भाई सर, बिल जो है अंधकार जैसा होता है, काला काला, और हाथी भी काला होता है, तो हाथी की सूंड को वो जो है बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगा। और ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल, और उधर हाथी जो है वो सर्प को गन्ना समझ लेता है, ऊख माने गन्ना, और उसे ऊपर उठा लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर किस तरह से भ्रम उत्पन्न हुआ है, स्पष्टीकरण। प्रथम उदाहरण में लाल एड़ी उपमेय, लाल एड़ी, एड़ी मिगड़ती जाए, लाल एड़ी उपमेय, और महावर उपमान में, महावर माने रंग, जो आलता लगाया जाता है, लाल रंग की समानता। भाई रंग लगाने आई है, रंग भी लाल होता है और उसकी एड़ी भी लाल है, तो उपमेय एड़ी हो गई और जो रंग है वो उपमान हो गया। तो समानता के कारण उसे नाइन को भ्रम उत्पन्न हो गया है। दूसरे उदाहरण में तोता उर्मिला की नाक की मोती को भ्रमवश अनार का दाना, नाक की मोती जो लाल रंग की, उसे भ्रमवश अनार का दाना और उसकी नाक को दूसरा तोता समझकर
भ्रमित हो जाता है। और तीसरे उदाहरण में सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने का भ्रम होता है और वह उसी भूल के कारण उसमें घुसने लगता है। और उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने का भ्रम हुआ है और उसने तत्काल उसे गन्ना समझ करके उठा लिया है। तो इस तरह से भ्रम, समानता है दो अलग अलग चीज, लेकिन उन दोनों की बनावट, आकार कुछ ऐसा है कि उसे देख करके समानता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार था। अब आइए संदेह अलंकार। संदेह नाम से स्पष्ट है, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह, मतलब कोई एक वस्तु है और उसके बारे में जो संदेह हो रहा है वो कई तरह का संदेह हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये संदेह। और समानता के कारण वहां पर अनिश्चय की मनोदशा बनी रहती है, अर्थात मन जो है अनिश्चय की स्थिति में होता है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। अब यहाँ पर दो उदाहरण हमने इसका भी दिया हुआ है। कैंधो व्योम बीथिका भरे है भूरि धूम केतु, कैंधो चली मेरु तय कृसान सरी भारी है। तुलसीदास जी का चैप्टर है लंका दहन, कवितावली उसी का है। कैंधो माने अथवा, जब हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जला रहे हैं, तो उस समय लंका के निवासियों को हनुमान जी की पूंछ कैसे नजर आती है, क्या क्या संदेह हो रहा है, उसी का वर्णन। व्योम माने आकाश, बीथिका माने मार्ग, धूमकेतु माने पुच्छल तारे। ऐसा प्रतीत होता है मानो जो आकाश मार्ग है वो पुच्छल तारों से भर गया है। हनुमान जी अपनी पूंछ को गोल गोल हिलाते हैं तो उसमें से गोल गोल घुमा रहे हैं, तो पुच्छल तारा कैसा होता है, झाड़ू की तरह पूंछ भी कैसी होती है, उसी तरह होती है। तो जो घूम घूम के आग लगा रहे थे उसे देख करके लंका वासियों को ऐसा लग रहा है मानो आकाश मार्ग पुच्छल तारों से भर गया है। और कहते चली मेरु ते कृषानु सरी भारी, कृषान सर माने आग की नदी, मेरु माने सुमेरु पर्वत, और चारों तरफ अग्नि को, चारों तरफ जो आग लग रही है उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह निकली है। तो मानो ऐसा हो रहा है, मानो ऐसा हो रहा है, कई तरह। यहाँ हनुमान जी की पूंछ एक ही है, लेकिन संदेह कि पुच्छल तारों से भर गया है अथवा जो है सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह निकली है। तो यहाँ पर संदेह है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर जो है एक नायिका जो है, युवावस्था में एक नायिका ने जो है पारदर्शी साड़ी पहन रखी है और उस पारदर्शी साड़ी में उसका शरीर का प्रत्येक अंग दिखाई पड़ रहा है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि नारी बीच सारी है, कि साड़ी जो है वो नारी के बीच में है कि सारी बीच नारी है, कि सारी के बीच में ही वो नायिका है, कि सारी ही की नारी है, कि वो सारी ही नारी है और नारी ही की सारी है, या वो नारी ही सारी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है, अनिश्चय की मनोदशा बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हमने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, देख लीजिए। उपयुक्त प्रथम उदाहरण में लंका दहन के वर्णन में हनुमान जी की जलती पूंछ को देखकर लंका वासियों को यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है कि यह हनुमान जी की जलती पूंछ है या आकाश मार्ग में अनेक पुच्छल तारे हैं अथवा सुमेरु पर्वत से अग्नि की नदी बह चली है। और दूसरे उदाहरण में पारदर्शी साड़ी के कारण यह निश्चित नहीं है कि नायिका ने साड़ी पहनी है या साड़ी ने नायिका को पहना हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए ये संदेह अलंकार है। ठीक है, अब आइए अगला अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दिख रहा है, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, जहां उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है। जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी, यानी कि उपमेय और उपमान
का जो धर्म है, साधारण धर्म है, वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनके भाव को कथन के द्वारा बताया जाता है, वहां समानता दिखाई जाती है। तो वहां दृष्टांत अलंकार होते हैं, उदाहरण या किसी भी कथन को, ये मतलब वैसे भाषा में समझ लीजिए कि जब कवि किसी बात को किसी उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अपने किसी कथन को किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से, दूसरे कथन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार बेटा, जहां उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कवि अपने किसी कथन को किसी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करता है, या अपनी बातों को किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। और प्रथम पंक्ति में उसका कथन होता है, और द्वितीय पंक्ति में उस कथन को स्पष्ट करने के लिए उसका प्रतिबिंब झलकता है। जैसे दुसा दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद। मावस माने अमावस्या, दूसरा माने असहनी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, वहां की प्रजा को अत्यधिक कष्ट होता है। क्यों ना बढ़े दुख दंड, उसका दुख और कष्ट क्यों ना बढ़े। जिस राज्य में दो प्रजाओं का शासन होता है, उस राज्य की प्रजा का दुख और कष्ट कैसे ना बढ़े, क्योंकि दोनों ही राजा अपनी अपनी नीतियों का पालन प्रजा के माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो ये प्रजा के लिए कष्टकारी होता है। अब इस बात को उन्होंने कैसे स्पष्ट किया, कैसे समझाने की कोशिश की है। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद, इस प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में आ जाते हैं, तो उस दिन संसार क्या हो जाता है, अंधकार से परिपूर्ण हो जाता है। एक ही राशि में दो ग्रह हो जाएंगे तो उसका प्रकाश किसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अमावस्या के दिन संसार जो है अंधकार युक्त होता है। अतिशयोक्ति, जहां किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी भी वस्तु या घटना या परिस्थिति का जो वर्णन है वो सत्य से बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, तो वहां पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दो उदाहरण है। छाले परिबय कर डरनु, सकै न हाथ छुआई, झजकत हिय गुलाब कहे, झवा झवैयत पाई। छाले परबे के डरिन, सकै न हाथ छुआई, झजकत हिय गुलाब के, झवा झवैयत पाई। यहाँ पर एक नायिका के पांव की सुकुमारता का वर्णन है कि वो छाले पड़ने के डर से उसे छू नहीं रही है, कि झजकत ही है गुलाब की, मतलब गुलाब को छूने में भी उसका हृदय जो है झिझक रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलाब को छूने से छाले पड़ जाए। अब देखिए, ये तो अतिशयोक्ति ही हुआ कि गुलाब को छूने से किसी को छाले भी पड़ जाएंगे, लेकिन कवि की कल्पना है, तो यहाँ पर सत्य को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होय। अभी दोनों का स्पष्टीकरण देखिए। प्रथम उदाहरण में नायिका के पांवों की सुकुमारता का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि गुलाब छूने से भी उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और दूसरे उदाहरण में शरीर की क्षीणता, अब जीवन की है कपि आस न कोय। शरीर की क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ये आखिरी है अनन्वय अलंकार, जहां उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहां अनन्वय अलंकार होता है। अर्थात जब कवि को
उपमा के लिए कोई शब्द उचित नहीं मिलता है तो वो उपमेय के हुई उपमान मान लेता है, यानी उसी की तुलना उसी से कर देता है। तो वहां पर जो है अनन्वय अलंकार होता है। राम से राम, सिया सी सिया, सी समानता, सिया की समानता किससे दिखाई जा रही है? सिया, सीता, सीता सीता के जैसी है। राम से राम, राम राम के समान है, इसलिए यहाँ पर अनन्वय। उपमेय भी राम है, उपमान भी राम है, उपमेय भी सीता है, उपमान भी सीता है। तो उपर्युक्त उदाहरण में राम और सीता ही उपमान है तथा राम और सीता ही उपमेय है, इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। तो ये था बेटा आपकी अलंकार की सीरीज, मेरा लेक्चर 3 था जिसे आज हमने समाप्त कर दिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको केवल रट लीजिए, जो भी हमने भेजा है उसे आप रट लीजिए, तो आपका एग्जाम जो है अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग शेयर और लाइक करना ना भूलिए। और चलिए नए लेक्चर के इंतजार में आज राधे राधे।